एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले चर्चा पंचांग पे करता हूं। तो इनका जो पंचांग बना है ये फाल्गुन और पौष माह में जन्मे हैं। इस वजह से व्यक्ति प्रिय बोलने वाला होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और धनवान होता है। उत्तरायण में जन्मे होने से सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये जितने भी शुभ ग्रह हैं ये सकारात्मक परिणाम देने वाले होंगे। साथ ही साथ शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के कार्य में कभी कभी विलंब की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि शिशिर ऋतु पे शनि का आधिपत्य होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे। सोमवार को जातक का जन्म होता है और ये इस वार को जन्मे जातक शीत प्रधान बीमारियों से ग्रसित होने वाले होते हैं, सर्दी है ना। वस्तुतः जो सोमवार को जन्मे होते हैं वो ठंडे दिमाग वाले होते हैं, उनमें झगड़ा करने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन दिमाग लगा करके चालाकी से अपना काम निकाल लेते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इनका जन्म होता है। इस वजह से व्यक्ति कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से बड़ा ही सुखी मानसिकता का होना चाहता है और उसमें वो सफल भी होता है, क्योंकि वो अपने जीवन के साथ श्रेष्ठ न्याय करता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास धन, वाणी, सुख और सोमवार को जन्मे होने से व्यक्ति शांति प्रिय होता है, शुभ लक्षणों से युक्त होता है और अपने पिता, माता और पत्नी को प्रेम करने वाला होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका जन्म होता है। अति गंड योग बौकर्ण। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वस्तुतः ये हमारे पितरों का नक्षत्र है। तो ऐसी अवस्था में कि अगर किसी जातक का जन्म उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है तो उसे अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। श्वेत आक के पुष्प की जड़, श्वेत आक का जो पौधा होता है उसकी जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन जब कभी भी ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ जाए उस दिन हमें आवश्यक रूप से दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त संकल्प लेकर के। दूध, दही, घी, मिष्ठान, पंचमेवा आदि जो नारियल, मुनक्का, किशमिश आदि ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें पंचमेवा शामिल होता है, जो जिसको कहते हैं, उसका दान करना चाहिए। साथ ही साथ पेड़ा, बर्फी, लड्डू, दूध से बनी मिठाइयाँ ये सब दान करना चाहिए। किस दिन? जिस भी दिन शनिवार हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो या रविवार हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उस दिन ये काम करना चाहिए। साथ ही साथ अर्यमा नाम के पितर जो होते हैं वो इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी देवता हैं। इस आधार पर ओम अर्यमणे नमः, क्या बात कही मैंने? ओम अर्यमणे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। आगे बढ़ के बात करूंगा। नक्षत्र के आधार पे क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण होगा जातक का। इस वजह से व्यक्ति परोपकारी, जिद्दी, कुशाग्र, हठ और पराक्रम ये सब व्यक्ति के सामान्य गुण होते हैं। ये तो इनकी कुंडली में पंचांग की बात रही, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे मैंने चर्चा की। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा बड़े ही सुखद होते हैं और शुभ लक्षणों से युक्त जातक को बनाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की मानसिक स्थिति बड़ी ही न्याय प्रिय करने वाली या न्याय करने वाली होती है। अब मैं आपकी कुंडली पे लेके आता हूँ। आपकी कुंडली के ग्रह स्थिति में 9 अंश 2 कला स्वाति नक्षत्र का लग्न बना है और ये इसे कुमारावस्था का लग्न कहते हैं, जिसमें जातक पराक्रमी और अपने कर्म पे विश्वास करने वाला होने के साथ साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ साथ धर्म का पालन करने वाला होगा। लग्न में उच्च के शनि 10 अंश 42 कला पे स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत भ्रम, ज्योतिष में दिलचस्पी और वास्तु का ज्ञान, मंत्रों का जानकार, साथ ही साथ न्याय प्रियता, ये सब व्यक्ति के जीवन में आसानी से समाहित हो जाएंगे। पर ज्योतिष का सिद्धांत कहेगा कि लग्न में शनि उतने बली नहीं होते जितने कि सप्तम स्थान में बली होते हैं।
पर इतनी बात तो जरूर है कि शनि जब उच्च के होंगे और तुला लग्न की कुंडली के लिए वो योग कारक होते हैं, पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, इस कारण से यहाँ शनि देव जातक को विवेकवान, सुख समृद्धि से युक्त, धन संचय करने वाला और घूम घूम करके धन कमाने वाला, अपने जन्म स्थान से दूर रहने वाला और सदैव समाज के लिए कुछ करने की चिंता रखने वाला होता है। यह व्यक्ति किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं करता। 32वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में बड़ी ही तीव्र सफलता के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन का 52वां, 53वां, 56वां, 58वां ये जो वर्ष होते हैं वो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देने वाले होते हैं। अगर बुढ़ापे में गुरु की दशा के बाद शनि की दशा इनको 2039 से आएगी, तो शनि की दशा में जितने भी कुछ लोग होंगे जो आपके निकटस्थ होंगे, जैसे रिश्तेदार में बहुत काफ़ी नज़दीक रहने वाले लोगों की जो होती है वो दूरी बन जाती है, वो आपसे दूर चले जाते हैं और फिर उस दशा काल में नए लोगों का आगमन होता है। इतना ही नहीं, शनि की दशा जब आएगी तो आपकी न्यायप्रियता, जीवन में एकाकीपन, थोड़े से आलस्य और नुकसान के योग भी बनाते हैं। वस्तुतः शनि लग्न में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते जितने वो सप्तम भाव में परिणाम देते हैं, लेकिन उनकी जो 7वीं दृष्टि नीच भी पड़ेगी, नीच राशि पे पड़ेगी, इस वजह से कभी कभी दाम्पत्य में मतभेद, पत्नी के कारण व्यय और पत्नी कभी कभी प्रैक्टिकल बिहेवियर रखने वाली या दिखाने वाली होती हैं। लग्न में शनि व्यक्ति को राज्य का अधिकारी, राजनीति करने वाला, टेंडर लेने वाला, महीन और मोटा काम दोनों ही तरीके का काम करने वाला, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करना, सिविल का काम करना, मार्केटिंग करना, ये सब करने में माहिर बना देते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति केमिकल और पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी सफल होते देखा गया है। इसके अतिरिक्त आगे बात करते हैं तो उसी शनि की तीसरी दृष्टि बुध और केतु पे जाएगी, जहां व्यक्ति तकनीक को समझने वाला होगा, जबकि सप्तम स्थान पे उनकी दृष्टि नीच की पड़ेगी और इस वजह से वहाँ पे दाम्पत्य में कभी कभी मतभेद, कभी कभी बेवजह की दिनचर्या का बेवजह का पालन, या ऐसी भी स्थिति में कि जब शनि की 7वीं दृष्टि नीच की पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो व्यक्ति विवाह का सुख विलंब से भोगता है, या कई बार जो छोटी संतति होती है या छोटा बेटा या छोटी बेटी होती है उसके स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिलती है। और उसी शनि की 10वीं दृष्टि शत्रु की राशि पे पड़ रही है, दशम स्थान पे, जहां व्यक्ति कई बार समाज को देना चाहता है पर उसके पास कई बार वो प्लेटफॉर्म ही नहीं बन पाता है, पर जितनी भी उसकी स्थिति बनती है उतने में वो समाज को बहुत ज़्यादा देने की कोशिश भी करता है। द्वितीय भाव में गुरु अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, शनि उच्च के हैं, इस वजह से गुरु के पास बल बड़ा ही बेहतर रहेगा, जिसके कारण व्यक्ति का एजुकेशन, व्यक्ति की बुद्धि, पैतृक संपत्ति, धन का सुख, चरित्र का सुख और जो कंसंट्रेशन होता है वो बड़ी अच्छी होती है। नौकरी से धन कमाने वाला, ऋण लेकर के काम अच्छा करने वाला और आयु का मालिक, शुद्ध हिंदी और शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाला। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के दशम स्थान पे जब गुरु की उच्च दृष्टि प्राप्त करेगी तो उसी गुरु की दशा में व्यक्ति के जीवन में जितनी भी कारोबार से संबंधित समस्या होगी, जितनी भी परेशानियां होंगी, वो सब गुरु की दशा में धीरे 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 समाप्ति की तरफ बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, द्वितीय भाव के गुरु व्यक्ति को बड़ा ही विशाल हृदय का बनाते हैं, मधुर भाषी बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं, और शनि से दूसरे घर में गुरु बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति अपने व्यय को करने से पहले ये नहीं सोचता है कि वो कहाँ से फिर से कमाएगा, इस वजह से उसके धन में व्यय के योग भी बन जाते हैं। उसी गुरु के बारे में और भी चर्चा कर दूं तो 12 अंश 54 कला पे बैठे हैं, जहां व्यक्ति धर्मज्ञ होता है, किताबों का अध्ययन करने वाला होता है, ग्रंथ का दान करने वाला होता है, बड़ों का आदर करने वाला होता है और बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी होता है। समाज में उसको नाम गुरु की दशा में प्राप्त होती है, गुरु की दशा में धन संचय होता है, गुरु की दशा में संतान की प्राप्ति होती है, गुरु की दशा में भवन भूमि वाहन और पैतृक संपत्ति की वृद्धि भी होती है। इतना ही नहीं, गुरु की दशा में व्यक्ति को लाभ के कई सारे योग बनेंगे, जहाँ व्यक्ति को सकारात्मकता दिखी जाती है, उसके झगड़े समाप्त होते हैं, दुश्मनों से मैत्री होती है, मन बड़ा शांत और शीतल सा रहता है। क्लियर है?
तृतीय भाव में बुध बैठे हैं, शत्रुगत तो नहीं है क्योंकि तात्कालिक मैत्री में वहाँ पे गुरु के साथ वो सन्निकट बैठे हैं, लेकिन फिर भी तीसरे भाव के बुध व्यक्ति को थोड़ा अपनी दशा में कंसंट्रेशन लूज करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, वाणी का प्रभाव कमज़ोर होता है, व्यक्ति आलसी होता है और कई बार वो धन में संतुलन नहीं बना पाता है। मतलब उसको जहाँ देना है वहाँ नहीं देगा, जहाँ नहीं देना है वहाँ धन देते देखा जाता है। जहाँ क्रोध करना है वहाँ नहीं करेगा, जहाँ नहीं करना है वहाँ क्रोध करेगा। बुध की दशा में कई बार भाग्य का सुख कमज़ोर होता है, पिता के प्रभावों में कमज़ोरी होती है, पिता को धन व्यक्ति देना चाहता है पर उसके पास ही कई बार कम हो जाता है। तो ये स्थितियाँ बुध की दशा में अंतर्दशा में हो सकती हैं। उसी बुध की दशा में व्यक्ति का व्यय बढ़ेगा, वाणी का प्रभाव अनुभवी तो होगा, आप बोलेंगे सत्य सिद्ध, पर वो लोगों को समझ में ना आए या फिर लोग उस पर विश्वास ना करें। तो ऐसी स्थितियां बुध की दशा में हो सकती हैं। जबकि बुध की दशा में व्यक्ति का तर्क बल बढ़ेगा और भाग्य के प्रभावों में थोड़ी बहुत कमजोरी मिलेगी। उस दशा काल को अगर ठीक करना होगा तो हमें किसी भी स्थिति में गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन करना चाहिए। सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से देना चाहिए। दाम्पत्य के लिए, अपने विवाह के सुख वृद्धि के लिए शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत आवश्यक रूप से करना चाहिए। चतुर्थ स्थान में सूर्य का बैठना व्यक्ति को बाहर से देखने पे बड़ा अच्छा लगेगा, या जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में सोचेगा तो बहुत अच्छी बातें विचार करेगा, जबकि वस्तुतः घर में थोड़े से कलह के वातावरण भी दिख जाते हैं। कई बार माता को बीमारियां भी परेशान करती हैं। चतुर्थ स्थान के सूर्य 17 अंश 42 कला श्रवण नक्षत्र में बैठकर के व्यक्ति को इमोशनल और सेंटिमेंटल बनाने के साथ साथ नौकरी करने वाला भी बना रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली के दशम स्थान पे गुरु की उच्च दृष्टि, शनि की शत्रु दृष्टि और सूर्य की मित्र दृष्टि प्राप्त हो रही है। और इस भाव के ठीक पीछे राहु बैठ करके इस भाव के प्रभावों को, और इस भाव के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो यहाँ से द्वितीय भाव में सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से जब किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से दूसरे जाता है तो वो धनदायक हो जाता है। लेकिन ये बात अष्टम भाव के स्वामी पे लागू नहीं होगी। अष्टम भाव के स्वामी जब कभी भी भाग्य भाव में आएंगे तो भाग्य में संघर्ष देंगे, लेकिन दशम स्थान के अधिपति जब एकादशवें भाव में बैठेंगे तो ये लाभ देंगे अपनी दशाओं में। मतलब इस आधार पे चंद्रमा की दशा व्यक्ति को लाभदायक होगी, शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में करियर में असंतुलन पैदा करने वाली हो सकती है, जबकि सूर्य की दशा व्यक्ति को साहस, बल, पराक्रम और चैतन्यता रखने के साथ साथ दार्शनिकता का भाव भी देने वाली हो जाती है। आगे बढ़ के बात करेंगे। सूर्य श्रवण नक्षत्र में बैठकर के व्यक्ति को बहुत दूर तक सोचने वाला, भविष्य को समझने वाला, अपने से बड़े लोगों का आदर करने वाला, लेकिन थोड़े थोड़े मानसिक चिंताएं या अवसाद में ग्रसित होने वाला भी अपनी दशाओं में बनाएंगे। मतलब जब कभी भी सूर्य में या सूर्य की अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर आएगी, तो व्यक्ति को हेडेक बढ़ेगा और व्यक्ति निद्रा भंग करता है या निद्रा कमजोर करता है, या कई बार उसको रक्तचाप आदि से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। इस वजह से सूर्य की दशा में, अंतर्दशा में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंचम स्थान में शुक्र और मंगल, वैसे तो शास्त्र इसे कई बार कामोत्तेजक भावनाओं का बड़ा उल्लेख करने वाला बना देते हैं कि व्यक्ति काम को समझने वाला, रति क्रिया का मालिक, अपने पत्नी को संतुष्ट करने वाला, संतान से सुख प्राप्त करने वाला। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी कहता है कि व्यक्ति जिम्मेदार होता है और जब तक उसके सारे काम हो नहीं जाते हैं तब तक वो किसी को अपना काम बताता नहीं है। वो पीठ पीछे वार करने वाला भी कई बार होता है। हालांकि यहाँ पे उसकी स्थिति थोड़ी कम होगी, पर मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ क्योंकि मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है, शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो कई बार व्यक्ति पीठ पीछे बुराई करने वाला, पीठ पीछे पाप करने वाला होता है और कई बार अपने अंदर ही अंदर जलने वाली भावनाओं से अपने आप को शुद्ध करता रहता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जिम्मेदार तो है, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा, पर व्यय, उत्कंठा और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के कारण उसका व्यय बढ़ता रहता है। इतना ही नहीं, शुक्र के साथ पंचम भाव में मंगल व्यक्ति फैशन को समझने वाला, चरित्र के निर्धारण को कई बार कमजोरी से समझने वाला, किस तरीके से चरित्र का निर्धारण होगा, निर्माण कैसे किया जाएगा, इस पे व्यक्ति को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें हमारे निकट के लोगों के साथ हमारी मैत्री कैसी है, हमारी शत्रुता कैसी है, हमारे माता पिता ने हम पे कितना व्यय किया है, उसके प्रति हमने कृतज्ञता कितनी दिखाई है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि मंगल और शुक्र वहां बैठ करके कुछ इस तरीके से अल्हड़पन या कुछ कमजोरियां व्यवहार जगत में देखने को मिला देती हैं।
वहाँ शुक्र 8 अंश 56 कला पे शतभिखा नक्षत्र में, मंगल 17 अंश 32 कला पे शतभिखा नक्षत्र में राहु से दृष्ट हैं। इस वजह से राहु की दशा में, शुक्र के अंतर में, शुक्र की महादशा में, शुक्र के अंतर में, शुक्र की अंतरदशा में राहु का प्रत्यंतर, मंगल की अंतरदशा में राहु का प्रत्यंतर व्ययात्मक होगा। व्यक्ति एक से अधिक जगह से धन कमाएगा, साथ ही साथ उसके लालच के बढ़ने के योग भी बन जाएंगे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब कभी भी मंगल की अंतरदशा में चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर आएगा तो व्यक्ति धनवान होगा। वहीं शुक्र की दशा में जब चंद्रमा का अंतर या प्रत्यंतर आएगा तो वो चंद्रमा और शुक्र मिलकर के दाम्पत्य के सुखों में वृद्धि देने वाले होंगे। क्लियर है? वह मंगल और शुक्र व्यक्ति को कलाओं में रखने वाले, कलाओं की जानकारी रखने वाले, रंगों की समझ रखने वाले, ज्ञान को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने वाले और कृतज्ञता में कमजोरी देने वाले बनाएंगे। कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी भी हैं। छठवें भाव की स्थिति खाली है, लेकिन षष्ठेश जन्म कुंडली में शुभग्रह होकर के अपने मित्र की राशि में तात्कालिक मैत्री में धन भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को ऋण लेने से बचना चाहिए, देने से भी बचना चाहिए। वैसे मैं एक बात और कह दूं तो इस कुंडली में दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख, पड़ोसियों का सुख, चरित्र का सुख, ज्ञान का सुख, न्याय का सुख और फैशन का सुख, ये सब इस कुंडली में बहुत अच्छा है। लेकिन छठवें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार गुरु की दशा में धन हानि भी होती है। इस अवस्था में हमें अपने धन को लगाने से पहले, पार्टनरशिप में जाने से पहले, पत्नी के स्वास्थ्य पे व्यय करने से पहले हॉस्पिटल, मित्रता, पार्टनरशिप, जगह, इन सभी चीज़ों का चुनाव बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सावधानी से करने की आवश्यकता होगी। वहीं बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी का, तो सप्तमेश का पंचम भाव में जाना ये प्रेम विवाह के योग लगाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये प्रेम विवाह में कमजोरी भी देने वाला हो जाता है। ऐसे अवस्था में कई बार संतति से मतभेद होते हैं या कई बार संतति संस्कार विहीन भी होने लगती है। ऐसा न हो, इस वजह से हमें उसको बहुत ही सावधानी से उसका पालन पोषण करना होगा, विशेषतया द्वितीय संतति। अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना सप्तमेश के साथ ये कई बार मतभेद देता है और स्वास्थ्य को कमजोर करता है, विशेषतया पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर करता है। आय और व्यय में व्यक्ति के जीवन में निरंतरता बनी रहती है। इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यक्ति अपनी आमदनी लगातार बनाए रखने में सफल होता है। नवम भाव में बुध की राशि बनी है और वो बुध जाकर के जन्म कुंडली में तृतीय भाव में भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। ये ठीक नहीं होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति उच्च के हैं, इस वजह से सुख योग लगेगा, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी का तृतीय भाव में राहु केतु के संपर्क में जाना और इस भाव से ठीक 3 घर आगे चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह बैठा है, इस वजह से व्यक्ति के भाग्य में कभी कभी संघर्ष देखने को मिलता है, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होती है, कभी व्यक्ति किसी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये कब होगा? जब राहु की दशा चलेगी, बुध की अंतरदशा चलेगी, बुध की महादशा अंतरदशा चलेगी और उसमें राहु और चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी, तब समझ रहे होंगे। मतलब राहु की दशा में हमें व्यय से बचना है, सावधानी से व्यय करना है, अपने कामोत्तेजक भावनाओं पे नियंत्रण रखना है, बहुत सारे महिला और बहुत सारे पुरुषों के संपर्क में नहीं रहना है, पड़ोसियों से मतभेद नहीं करना है। ये अंतरदशा की भी बात कर रहा हूँ। कई बार हमारे भाग्य में अवरोध न हो, इस वजह से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत यहाँ पे आवश्यक होगा। गाय को हरा पालक और हरी सब्जियां, बंदरों को अनाज, चना वगैरह, गुड़ वगैरह खिलाया जाए। साथ ही साथ इस कुंडली के आधार पे देवी मैया के देवी सूक्त या लक्ष्मी मैया के स्त्री सूक्त का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। दशम स्थान की स्थिति धनदायक है, इसमें कोई संशय नहीं है कि एकादशवें भाव के चंद्रमा गुरु से केंद्र में जा रहे हैं, शुक्र से केंद्र में जा रहे हैं, मंगल से केंद्र में जा रहे हैं और राहु से तृतीय एकादशवें, जबकि चंद्रमा शनि से तृतीय एकादशवें जा रहे हैं। ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा को बलवान बना रही है, साथ ही साथ उसके जीवन के समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली भी बना रही है। एकादशवें के चंद्रमा सुखी होते हैं, गुरु से केंद्र में होने के कारण कम से कम व्यक्ति को केंद्र में हैं पर केंद्र में गुरु नहीं है, इस वजह से हमें सुख प्राप्त करने के लिए परलोक गमन के बारे में विचार करना चाहिए। धन जितना दान करिए, ब्राह्मणों को दीजिए, मंदिरों को दीजिए, माता पिता को दीजिए, अपने कुल पुरोहित को दीजिए, गौशाला में दीजिए,
प्रत्येक महीने एक गुल्लक रखिए, उसमें प्रत्येक दिन एक सिक्का डालिए और वो सिक्का 30वें दिन निकाल दीजिए। और वो सिक्का जो बना, वो जो सिक्का इकट्ठा हुआ, ऐसा प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पे आप निकाल लीजिए। महीने का 50, 100, 150 जितना भी हो जाता है उतना किसी गौशाला या गौशाला में पालक खरीद लिया, कुछ अनाज खरीद लिया, कुछ भूसा खरीद लिया और उसी पैसे को जाकर के दे दिया। विशेषतया जो मैंने पूर्व में बात कही थी, जिस दिन भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, आप ये काम आवश्यक रूप से कर सकते हैं। क्लियर है? मंदिरों में आप अगर हो सके तो घी का खर्चा टोटल अपने तरीके से अपने हिसाब से दीजिए। सरसों तेल जल रहा हो तो सरसों तेल दीजिए, तिल तेल जल रहा हो तो तिल तेल दीजिए। घृत का दान इस कुंडली के लिए बड़ा अच्छा है। चंद्रमा के लिए चांदी का दान बहुत अच्छा रहेगा। शंख का दान इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कौड़ियों का दान भी बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ के बात करते हैं। 12वें भाव के अधिपति का तृतीय भाव में जाना ये व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करते हैं। मतलब बुध की दशा में हमें थोड़ी बहुत मेहनत पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये मैंने लग्न कुंडली पे इतनी सारी बात की है। अब आपका ध्यान नवांशा चक्र पे लेके आता हूँ, जहाँ धनु लग्न का नवांश बनता है। यहाँ के तृतीयेश यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न में चंद्रमा और शुक्र दाम्पत्य को ठीक रख रहे हैं, पर सूर्य और मंगल जैसे दो क्रूर ग्रह भी बैठ रहे हैं। इस वजह से घर में कभी कभी कलह का वातावरण भी होगा। पत्नी व्यापारिक माइंडसेट की होती है, लेकिन सुख और प्रेम देने वाली होती हैं। वाणी कठोर हो सकता है पर सत्य बोलने वाली होंगी। सुंदर बहुत होंगी, उनको अपनी सुंदरता का घमंड भी होगा। इतना ही नहीं, गुरु तुला राशि में एकादशवें भाव में बैठ करके व्यक्ति के दाम्पत्य को पूर्णतया बचाने वाले सैद्धांतिक पक्षों का दाम्पत्य में व्यक्ति पालन करता है, दाम्पत्य में पत्नी पालन करती हैं। थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रहती है। अपने बच्चों के प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लग्न पे है। धन भाव में शनि और राहु व्यक्ति को मोटा धन कमाने वाला, नौकरी पेशा करने वाली पत्नी से विवाह होता है, या ऐसा हो सकता है। अष्टम भाव में केतु बैठे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। कठोर बोलना एक आदत सी हो जाती है। कई बार वाणी में बड़ा ही प्रैक्टिकल भाव आ जाता है और कोई आपकी वाणी से असंतुष्ट भी हो जाता है। ये मैं पत्नी के बारे में बोल रहा हूँ। दशमांशा चक्र में लग्न में शनि का प्रभाव, सुखी। चतुर्थ स्थान में शुक्र का प्रभाव, काम से लाभ। एकादशवें भाव में गुरु की दृष्टि मंगल और बुध पे, जहां मंगल और बुध में से यहां दोनों ही ग्रह कमजोर बैठे हैं। मंगल भी ठीक नहीं है और बुध भी ठीक नहीं है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को साइड बिजनेस में दिक्कत होती है। तो कोई भी एक ऐसा व्यापार जो आपका पूर्ण व्यापार हो, नौकरी के साथ व्यापार में नुकसान होगा। और गुरु एकादशवें भाव से बैठ करके पंचम भाव, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तृतीय भाव को देख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे गुरु का प्रभाव मैं कमजोर नहीं कहूँगा। व्यापार में पूर्णतया व्यापारी हो जाना या पूर्णतया नौकरी ही करना, नौकरी के साथ व्यापार में दिलचस्पी कमजोर होगी। शेयर बाजार, सट्टेबाजी आदि से धन कमाया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति दूसरों को धन देगा तो धन अटकेगा। दशमांशा चक्र में शुक्र और शनि एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं और दोनों क्रमशः ठीक बैठे हैं। शनि स्वग्रही और शुक्र अपनी राशि को देख रहे हैं, गुरु मित्र की राशि में, और चंद्रमा जन्म कुंडली में अष्टमेश होकर के अष्टम को देख रहे हैं। सूर्य अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम को देख रहे हैं, जबकि चंद्रमा उच्च के बैठे हैं सप्तमेश होकर के। ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर इस गुरु की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ती तो व्यक्ति को जो रूटीन है या जो उसके नियमित दिनचर्या, वो काम को लेकर के जो उसका दृष्टिकोण है, वो उदार नहीं होता, वो गड़बड़ होता, वो परेशान करने वाला होता। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने करियर से जितना सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है उसमें भी दिक्कत हो सकती थी। इतनी मैंने बात बताई। अब आपको मैं और भी चीज़ें बता दूं, किस दशा में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। गुरु की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा, जबकि बुध की दशा में वात, पित्त और कफ के अनियंत्रित होने का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त बुध की दशा में हमें अपने पाचन तंत्र का ध्यान ज़्यादा रखना होगा। उसी बुध की दशा में पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इस कारण कि नवांश कुंडली के अष्टम भाव में केतु बैठ करके बुध को देख रहे हैं, इस वजह से पत्नी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। इतना ही नहीं, अगर मैं और भी बात कर दूं तो मंगल की दशा में हमें अपने घर में कलह नहीं होने देना चाहिए। मंगल की अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में मंगल में कई बार व्यक्ति को एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटना भी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, कई बार मंगल की दशा में व्यक्ति को मानसिक अशांति के साथ घर में तोड़ फोड़ आदि चीज़ें, पटकना, ये सब भी देखने को मिल जाती हैं। जबकि सूर्य की दशा में हमें अपने कारोबार पे पूर्णतया फोकस बढ़ाना होगा।
केतु की दशा में हमें किसी भी तरीके से मेहनत के प्रति कोई भी नकारात्मक भाव नहीं रखना होगा, जबकि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का व्यापार अच्छा होगा। शुक्र की दशा में कारोबार का सुख बढ़िया होगा। राहु की दशा में व्यक्ति का दिमाग कई तरफ से दौड़ेगा। गुरु की दशा में व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में फायदे के योग बन रहे हैं। जो बुध और केतु बैठे हैं वहाँ पे बुध का प्रभाव कमज़ोर हो रहा है, जबकि मंगल और शुक्र भी वहाँ पे कमज़ोर ही परिणाम देखते बन रहे हैं। यहाँ व्यक्ति को विवाह के बाद भी कई बार दूसरे संबंधों में या दूसरों को पसंद करना या विवाह में दूसरे रिलेशनशिप में जाने का योग भी बन रहा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने पत्नी के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके और ऐसा काम करना चाहिए ताकि उनका पूरा विश्वास आप पे बना रहे। विश्वासघात करना और कृतघ्न होना इस कुंडली को नुकसान करेगा। हमें हमारे व्यक्तित्व पे कोई सवाल पैदा नहीं करना है। हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल ठीक है और हम बिल्कुल सजग हैं, सही हैं और न्यायप्रिय हैं, पर कभी कभी ये मंगल, शुक्र और बुध और केतु गड़बड़ भी करते हैं। इसके आधार पे अगर मैं बात करता हूं तो हमें हमारी पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। उससे संबंधित जितने भी विवाद होंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब हमारे पक्ष में आएंगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यक्ति अपने दुश्मनों को आसानी से और बड़ी ही सुगमता से अपना मित्र बनाने में सक्षम होता है। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण चाहे जितना भी हो जाए, व्यक्ति आसानी से उस समस्या का अंत ढूंढ लेता है। इसके अतिरिक्त हमें हमारी पराक्रम पे भी विश्वास करना है, क्योंकि पराक्रमेश और तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति पापी ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, तो धन में जाकर के वो संघर्ष देते हैं। मेहनत करके व्यक्ति को धन कमाना होता है। भवन, भूमि, वाहन आदि के लिए इस कुंडली को सुख थोड़ा कमजोर सा देख रहा हूं। वैसे व्यक्ति का दिमाग भवन इकट्ठा करना, भूमि इकट्ठा करना, वाहन इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठा करना, इन सभी चीजों में ज्यादा चलता है। इतना ही नहीं, धार्मिकता भी इस कुंडली की बड़ी अद्भुत है, क्योंकि भगवान नारायण के साक्षात भक्त शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न में उच्च के हैं, विराजमान हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में जो प्रभाव है न्यायप्रियता का, वो बड़ा ही विलक्षण है। हमें हमारी कुंडली में प्रेम देने और प्रेम प्राप्त करने पे फोकस करना होगा। प्रेम मिले ना मिले, आपको देने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। जीव मात्र पे दया करना होगा और मांसाहार इस कुंडली के लिए जहर से भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नौकरी और व्यापार, इन दोनों में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार थोड़ा कमज़ोर सा है, या व्यापार में दिलचस्पी समय के साथ कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में रिसर्च बिल्कुल ठीक है और भाग्य भी ठीक है। भाग्य को बल देने के लिए मैंने चतुर्थी व्रत कहा है, उसको याद रखिएगा। जबकि साथ ही साथ हमें इस कुंडली में सामाजिकता या जो एक होता है ना, जैसे कि सामाजिक होना, वो थोड़ा कमज़ोर सा है, तो हमें उसको लगातार बना करके रखनी चाहिए। और छोटे समाज को, जो छोटा समाज आपकी पड़ोसी की बात होती है, उसे हमें सावधान और उसको ठीक रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में लाभ प्राप्त होगा। जो इच्छा चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका करियर आपको धनदायक बनाने वाला है या धन देने वाला है। क्लियर है। शुभ अंक के रूप में 8, नक्षत्र के रूप में इस कुंडली के लिए उत्तरा फाल्गुनी, अनुराधा, श्रवण, हस्त और साथ ही साथ मृगशिरा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रता कुंभ, मिथुन और सिंह वालों से कर सकते हैं, जबकि नुकसान होगा धनु, मेष और कन्या वालों से। इसके अतिरिक्त धन कमाने के लिए व्यक्ति को पूरब और दक्षिण के कोण पे जाना चाहिए, आग्नेय कोण की तरफ। ये आपकी कुंडली है। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में मैं होरा चक्र पे अगर थोड़ी सी चर्चा कर दूं, जो ग्रह की दशाओं के बारे में बात करती है, उसके आधार पर इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा, बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी और आपको आगे लेके जाएगी। जबकि शनि की दशा, राहु, शुक्र, सूर्य और केतु की दशा व्यक्ति को मानसिक चिंताओं को देने वाली, मेहनत करके धन कमाने वाली और थोड़े मानसिक दबावों को बढ़ाने वाली हो सकती है। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% है, थोड़ा संघर्ष उसमें हो सकता है। जबकि इस कुंडली के आधार पे व्यक्ति का नाम उसके करियर में ग्रोथ के कारण ही होता है। माता और पिता में से पिता का सुख, पिता का प्रभाव, ये सब बहुत अच्छा है। माता का सुख, माता का प्रभाव भी ठीक है, पर माता को मैं थोड़ा रुग्ण देख रहा हूं। क्लियर है। संतति वगैरह की स्थिति भी इस कुंडली में मैं कमजोर नहीं देख रहा, पर संतति प्रैक्टिकल ज़्यादा है, उसको धर्म का ज्ञान ज़्यादा कराया जाए और उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए ग्रंथों के अध्ययन पे उसका फोकस बढ़ाया जाए। क्लियर है। कोई भी शुभ काम करना होगा तो आप शुक्रवार और शनिवार को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने पूर्व में बातें कही हैं उसको आवश्यक रूप से अपने जीवन में शामिल करिए। कोई भी धार्मिक मांगलिक कृत्य करना होगा, आप शनि की दशा में और चंद्रमा की दशा में और साथ ही साथ शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में कर सकते हैं।
अगर नौकरी बदलनी हो, ट्रांसफर लेना हो या कोई जगह बदलनी हो तो शुक्र की दशा के साथ आपकी कुंडली में गुरु की दशा और केतु की दशा, अंतरदशा, प्राणांतर, सूक्ष्मांतर का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो मंगल की दशा के साथ साथ शुक्र की दशा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ शनि की दशा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुंडली विवेकवान, शुद्ध, नियमबद्ध होने वाली और चरित्रवान है। हमें अपने आप को दानी बनाना है, सुखी बनाना है तो निश्चित रूप से सबका आदर करना होगा और धन को सही दिशा देनी होगी। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।